बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीसी में। और अभी हम लोग हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री का जो 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी बीपीसी आयोग के द्वारा सवाल पूछे गए हैं, चाहे वह सवाल सीडीपीओ, एएसओ, डीएसओ, बिहार की टीचर एग्जामिनेशन या फिर आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसमें पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम एमसीक्यू के साथ, सभी ऑप्शन डिटेल एनालाइज के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरा एक एक बात आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, ये देखना है। तो इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको तरीका बता चुका, आप पेन और पेपर ले लीजिए। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं जितना भी पढ़ाऊंगा सारा पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप कम समय में इसको ठीक से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक से बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है उसे हम देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है बुझा हुआ चूना, साल्ट लाइम, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, क्लोरीन गैस से। जैसे आप क्लोरीन गैस से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाता है आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, याद रखना है। तो ये बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। हालांकि देख लीजिए लिखा है विरंजक चूर्ण, हम यहाँ क्या करेंगे, विरंजक तो लिखेंगे और चूर्ण मतलब होता है चूना। चूर्ण मतलब चूना, बोलेंगे नहीं सर चूर्ण मतलब तो पाउडर होता है। ठीक है, आप यहाँ याद रखेंगे चूना। ठीक है, चलिए अब मैं एक तरीका बताऊं एसिड बेस सोल्ट। अगर मेरा लेसन देखोगे या फिर केमिस्ट्री में मुझसे पहले पढ़े होंगे तो मैं किसी भी कंपाउंड को याद करने का जो तरीका बताता हूँ, बस उसी कंपाउंड का नाम याद रखिए और उसी से उसका उपयोग मैं निकालता हूँ। उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको उपयोग हमेशा याद हो जाएगा। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन देने के साथ मैं ट्रिक भी देने का प्रयास करता हूँ कि एग्जाम में अगर आपके पास सब हथियार होंगे तो कोई हथियार चलाकर आप क्वेश्चन को गिरा सकते हैं। तो चलिए क्या है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बनाने का जो भी इस एक तो विरंजक चूर्ण बन गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है तो हम क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनता है, इसके साथ जल भी बनता है। हालांकि जल का हमारा भी काम है नहीं इतना कंप्लीट। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होगा, तो बी से सबसे पहले याद रखना आपको विरंजन करने। बी से सबसे पहले क्या याद रखेंगे हम लोग, विरंजन करने में। विरंजन, विरंजन का मतलब होता है किसी पदार्थ का रंग उड़ाने में, तो विरंजन करने में। उसका रस याद रखना है रोगाणुनाशक में, रोगाणु नाशक में। हालांकि रोगाणुनाशक से बढ़िया वर्ड हो गए हैं कीटाणुनाशक, उसे मैं आगे यूज कर लूंगा। और जस याद रखना है जल के शुद्धिकरण में। जस से क्या याद रखना है, जल के प्यूरिफिकेशन में, जल को प्योर करने में। ठीक है, और कस याद रखना है एक तो क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे, जैसे आप भारी भरकम सामान लेकर जा रहे हैं, ठीक है, जीवन का मजा लेना है तो जीवन में इंसान कम रखो, और सफर का मजा लेना हो तो फिर सामान कम रखो। इसका पूरा ख्याल रखते हैं हमारे चोर चुहा जो भी होते हैं, वो क्लोरोफॉर्म लेकर आते हैं। आप ट्रेन में आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म लेकर आएंगे और दोबारा ऐसे ऐसे झाड़ेंगे। उसके बाद आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेने के बाद आप ध्यान में चले जाएंगे, फिर आपका सारा सामान वो टहला देगा। और एक जिस कंपाउंड के कारण यह कर पाया उस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या फॉर्मूला है, CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ये बात याद रहेगा। अच्छा, क से एक और यूज होता है विरंजक चूर्ण का, जिसे कहते हैं कीटाणुनाशक में। अगर क्वेश्चन पूछे कि कीटाणुनाशक में विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो एकदम करते हैं। ठीक है, और क से याद रखना है क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस बनाने में। ठीक है, और चूना से देखिए कि लग रहा है चूना बनाने में। और अंत में मैं चूर्ण न लिखे आकर इसलिए लिखा कि लास्ट में याद रखना है अपचायक में, सॉरी चूना मतलब याद रखिएगा और से याद रखना ऑक्सीकारक, यानी उपचायक में। बस कुछ नहीं कीजिए, आप इतना अगर ब्लीचिंग पाउडर के लिए रिवाइज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से कोई सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये इसके उपयोग हो गए। अब एक खुश मतलब एक दो बात और बताता हूँ। तो ब्लीचिंग पाउडर है, मैं इसे येलो से क्यों लिखा हूँ, येलो से इसलिए लिखा हूँ कि इसका रंग आप याद रखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर हल्का पीला रंग का होता है, बहुत डीप पीला नहीं, हल्का पीला रंग का होता है, मतलब हल्का येलो सी तो है। ठीक है, अब इसके साथ जल बना है। सोचिए अगर यह जल में पूरी तरह से घुलनशील होता तो यह तबाह हो जाता, फिर अभिक्रिया कर लेता आपस में। याद रखना है जल में यह पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता, मतलब अल्प विलय कह सकते हैं, अल्प घुलनशील कह सकते हैं। इसका मतलब कम घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, कम घुलनशील। हालांकि बिना घुले निलंबन बना लेता है,
और कीटाणु को नाश कर देता है, जल को शुद्ध कर देता है। तो याद रखना कम घुलनशील होता है, लगभग 9 के बराबर। यहीं से पता चला है सब कुछ, ठीक से देख लीजिए। मैं इसे येलो कलर से एकदम ध्यान रखना है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। या जल में कम घुलनशील है कि बहुत ज्यादा घुलनशील है? तो कम घुलनशील है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या क्या है? तो बी से विरंजन करने में, र से रोगाणुनाशक में, ज से जल के शुद्ध करने में, क से क्लोरोफॉर्म बनाने में, कीटाणुनाशक में, क्लोरीन बनाने में। आप सवाल है सर क्लोरीन कैसे बनता है? तो क्लोरीन बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है, ओहो तरीका गलत पड़ रहा है। देखिए एक तरीका है कि ब्लीचिंग पाउडर आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए? ब्लीचिंग पाउडर आप ले लीजिए, और ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किसे करा दीजिए? अम्ल से करा दीजिए, HCl ले लीजिए, या फिर यहाँ ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपस में अभिक्रिया करेगा, तो बनेगा CSO4 प्लस H2O और प्लस में Cl2, तो क्लोरीन गैस निकलेगा। मतलब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अगर किसी भी अम्ल से कराएंगे तो कौन सा गैस निकलता है? क्लोरीन गैस, ठीक है। आ रहा समझ में? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट। अब कोई सवाल बनाकर देखिए, सारा सवाल बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर से ढूंढ ढूंढ कर सवाल बनाइए। चलिए ये सवाल हम बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कलर चेंज करते हैं। चलिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, पहला बात तो ही गलत है, क्योंकि जल में कम विलय होता है, ज्यादा नहीं होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीकारक है, देख लीजिए विरंजक चूर्णा ऑक्सीकारक है, ठीक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करती, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करती, बात सही है। मतलब यह कथन गलत है, असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर देखिए असत्य है। अब इसमें आंसर टिक आउट करना है, तो आंसर हम क्या टिक आउट करेंगे? तो आंसर हम टिक आउट करेंगे ये वाला। बाकी मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से बाकी क्या हो गया, क्योंकि कह रहा है कौन असत्य है। तो चलिए कंप्लीट है पूरा। अगला सवाल, जिस धातु क्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट डिफरेंशियल सवाल है। जब आप धातु लेसन पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे परगलन कहते हैं। और परगलन में एक विधि है, जिस विधि में धातु को उस मिश्रित अवस्था से अलग किया जाता है। और परगलन की विधि है जो भर्जन है, कैल्सिनेशन है, जिसे निस्तापन कहा जाता है, और झाग प्लवन है। झाग प्लवन अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि झाग प्लवन हमेशा किसका किया जाता है, तो याद रखना है झाग प्लवन हमेशा सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का। और सल्फाइड अयस्क का क्यों किया जाता है? सल्फाइड ओर का क्यों किया जाता है? क्योंकि याद रखना है किसी भी तेल में बहुत ज्यादा झाग देता है, और झाग देने के बाद सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं, और हल्के इसके अशुद्धि हल्के होते हैं तो झाग के ऊपर बैठ जाता है। और झाग के ऊपर जब अशुद्धि बैठ जाएंगे तो झाग को साफ करेंगे तो इसका अशुद्धि साफ हो जाएगा, और हमारे धातु के जो लगभग व शुद्ध रूप हैं, या फिर अलग जो इस प्रकार के अशुद्धि से अलग प्रकार के पदार्थ है वो बच जाएंगे। तो मतलब धातु के शुद्धिकरण के लिए झाग उत्प्लवन विधि, जिसे फेन उत्प्लवन विधि भी कहते हैं, वो अपनाया जाता है। और याद रखना किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। कैल्सिनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 बन गया। तो देखिए जो धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? कैल्सीकरण कहते हैं, इसे निस्तापन कहा जाता है। और याद रखना है क से कैल्सीकरण और क से कार्बोनेट, मतलब जो कैल्सीकरण है हमेशा कार्बोनेट अयस्क का होता है, याद रखना है। और इससे क्या हुआ कि धातु किसमें बदल गया? ऑक्साइड में। और जब धातु ऑक्साइड में बदल गया फिर इसे आसानी से ऑक्साइड को खींच सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को खींच के, और कार्बन को मतलब कैल्शियम को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अब है भर्जन। भर्जन जब भी किया जाता है तो याद रखना है भर्जन भी सल्फाइड अयस्क का ही किया जाता है। किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का ही किया जाता है। और इसमें कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए सल्फाइड अयस्क है, जैसे HGS है, कुछ नहीं कीजिए, इसको गर्म कर दीजिए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी किया जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, और ये जब भी किया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और HGS को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो देख लीजिए HgO प्लस SO2, HgO प्लस SO2, तो देख लीजिए ऑक्साइड में आ गया। मतलब कैल्सीकरण का भी टारगेट है ऑक्साइड में बदलना, और भर्जन का भी टारगेट है ऑक्साइड में बदलना। इसे रोस्टिंग कहते हैं, इसे कैल्सिनेशन कहते हैं, इसका नाम निस्तापन भी है, निस्तापन। चलिए तो याद रखना जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है परगलन। और परगलन के सब विधि है, याद रहेगा। अगला सवाल, और ये सब सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो जस्ते के एक बर्तन पर, देखिए बहुत आसान सवाल है, अगर ऐसा सवाल आता है तो इसके लिए हम ज्यादा समझेंगे नहीं, क्वेश्चन से डायरेक्ट इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, देखिए नॉर्मली कहने का साफ साफ मतलब ये है कि कोई बर्तन है, ठीक है,
एक बर्तन किसका है, जस्ता का है, जिंक का है, और इस पर हमें विद्युत लेपन करना है। मतलब किसी भी पदार्थ का, जैसे मान लीजिए जिंक का बर्तन है और हम चाहते हैं कि है ना कि चांदी के बर्तन में खाएं या फिर सोने के बर्तन में खाएं, तो हम चाहते हैं, वास्तव में मेरे घर में जिंक का बर्तन है, ठीक है, और जिंक के बर्तन हम चाह रहे हैं कि इस पर सोने का परत चढ़ा दे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना। अगर ऐसा सवाल आए तो देखिए, एक तो तरीका मैं कंसेप्ट पूरा बताऊं, लेकिन कंसेप्ट बताने के बाद हम फाइनली यही बात आपको बोलेंगे एग्जाम में इतना है, यही बात याद रखिए, तो क्यों उसको ट्रिक के माध्यम से यही बता दे। अगर ऐसा सवाल आता है तो बस एक तरीका बताता हूँ। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि किसी धातु पर दूसरे धातु का लेप चढ़ाना है, तो कुछ नहीं करना, एकदम आराम से देखिए बिल्कुल बना देंगे। जस्ते से एक बर्तन पर, यानी जस्ता से क्या करना है, एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, यानी जस्ता से एक बर्तन पर, मतलब एक जो बर्तन जो भी है, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, जस्ते से एक बर्तन पर, मान लीजिए कोई बर्तन यहाँ है, हो सकता है टीन का बर्तन है, ठीक है, उस पर आपको जिंक का परत चढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जिस पर चढ़ाना है और जिसका चढ़ाना है, तो सोचिए जिस पर चढ़ाना बेचारा गरीब है, मान लीजिए जस्ते से एक बर्तन, जैसे टीन का बर्तन है, बेचारा गरीब है पूरा, ठीक है। अब अगर एक गरीब है, ठीक है, तो गरीब के लिए क्या कहेंगे, माइनस, तभी तो उसको ढक रहे हैं, खराब है तभी तो उसे ढक रहे हैं, और जिसका चढ़ाएंगे ये अच्छा है तभी तो ये चढ़ा रहे हैं। तो याद रखना है, जो चढ़ा रहे हैं वो हमेशा प्लस से जोड़ेंगे, और जिस पर चढ़ा रहे हैं उससे हमेशा माइनस से जोड़ेंगे। बस इतना याद रखना है, बस अब सवाल बन जाएगा आपका, और ऐसा ही सवाल एग्जाम में आएगा। क्लियर है। और जब जस्ता को प्लस से जोड़ेंगे, इसी को कहा जाता है एनोड। अगर क्वेश्चन पूछे कि जस्ता क्या बनाएंगे, तो हम एनोड बनाएंगे, और जिस पदार्थ पर जस्ता का परत चढ़ा रहे हैं उसको माइनस से जोड़े, तो उसको क्या बनाएंगे, तो उसे बनाएंगे हम कैथोड। बस खत्म, बाय बाय टाटा। सवाल बनाते हैं, जस्ते से एक बर्तन पर, मतलब समझ पा रहे हैं, अगर फिर भी समझ में आए तो कुछ नहीं, जिसके साथ से लगा हो उस पर प्लस, और जिस पर लगा हो याद रखना माइनस, ठीक है। माइनस को कैथोड कहते हैं और से को, मतलब प्लस को एनोड कहते हैं। अब चलिए, बर्तन पर क्या होना चाहिए, माइनस। देखिए बर्तन पर माइनस करने, बर्तन को ऋण ध्रुव से बनाया जाता है, सही बात है। शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, सही बात है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, बर्तन को ऋण ध्रुव, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, सही बात है। आंसर हो गया। कितना आसान है, आसान है। अगला, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए लोहा, उसमें जंग लग गया, तो क्या हो सकता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए अगर मान लीजिए लोहा नॉर्मल है, ठीक है, इस पर जंग लगा है, मतलब इस पर लोहा का ऑक्साइड Fe2O3 इंटू X2 पहले था छुच्छे, मतलब गांव में एक वर्ड होता है छुच्छे, मतलब अकेला, सिंगल, कुछ नहीं उसके साथ, ठीक है। तो पहले था अकेले लोहा, उसमें क्या किए हम, मतलब जब जंग लगा इसमें तो इतना बढ़ गया, इसका मतलब उसमें इतने मोलिक्यूल बढ़े तो उसका वजन बढ़ा होगा। लेकिन जैसे जंग के बाद फिर ये सब जितने परत है, ये परत लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर गिरने लगते हैं, गिरेंगे तो उसका वजन फिर घटेगा। इसका मतलब है जंग लगने पर लोहा का वजन पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घटता है। कंप्लीट। अगला सवाल देखते हैं, जस्ते से बनता है। अब इस सवाल आप लोग खुद बताइए, जस्ता से क्या बनता है। तो जस्ता मतलब जिंक, जिसे यसद भी कहते हैं, तो उसे क्या बनता है, तो देखिए इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, और स्टील बनाने के लिए नॉर्मली क्या चाहिए, अगर जब भी स्टील की बात हो तो स्टील बनाने के लिए चाहिए, स्टील को कहते हैं लोका। स्टील को क्या कहते हैं, लोका, मतलब लोहा, Fe और का मतलब याद रखना है कार्बन, लोहा कार्बन से स्टील बनता है, तो इसमें कहीं जस्ता नहीं, तो आंसर ये नहीं होगा। फर्नीचर, फालतू बात है ये। विद्युत बैटरी, हाँ विद्युत बैटरी जस्ता का बनता है, क्योंकि जस्ता क्या है, धातु है, और धातु का हम बैटरी वगैरह या विद्युत सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब देखिए Al2O3 इंटू, मतलब इंटू नहीं है, दूसरा कंपाउंड फिर 2SiO2 इंटू 2H2 निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है। अब ऐसा जब भी सवाल आए तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो देखिए एक है मोनोजाइट, मोनोजाइट आप जानते हैं थोरियम का अयस्क है, इसका अगर प्रॉपर पूरा लिखेंगे फॉर्मूला, तो देखिए मोनोजाइट का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो आप जानते होंगे HCETHLA हॉल, उसके बाद PO4, अगर ऐसा कहीं है, मतलब याद रखना है सीजियम, थोरियम और लेंथेनियम, अगर ऐसा कहीं है और इसका जो फॉस्फेट होता है वही मोनोजाइट होता है, इसलिए कहा जाता है कि मोनोजाइट है किसका, इसका, तो याद रखना है थोरियम का, ठीक है। तो ए कंप्लीट, इसका मतलब कहीं तो मोनोजाइट का फॉर्मूला अलग है। रेत का फॉर्मूला होता है SiO2 बालू। अब इसमें SiO2 है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
अब Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2 अगर फॉर्मूला है तो इसको कहते हैं चीनी मिट्टी, क्ले सॉइल। याद रखना है, क्ले, क्ले कहते हैं, सॉइल नहीं क्ले। चिकनी मिट्टी या चीनी मिट्टी इसी को कहते हैं। कंप्लीट होता है, आप याद रखेंगे एल्युमिनियम के ऑक्साइड, क्या याद रखेंगे आप, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, और फिर याद रखना है SiO2 इंटू 2H2। ध्यान देना है 2 और 2 है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? भारी है, मारी नहीं है, धनुष वाला। चलिए भारी। अब बताइए, तांबा तो आप जानते हैं 30 के आसपास आता है, तो ठीक है। देखते हैं यूरेनियम, यूरेनियम 92 है, जब 92 है तो इसका भार ज्यादा होगा। एल्युमिनियम 13 है और चांदी 47 है, तो जाहिर सी बात है भारी कौन होगा? यूरेनियम। इसमें कोई ट्रिक ट्रूक नहीं, आंसर निकल गया।